So, hello to everyone. This video, first of all, is for CBSE plus ISC students both and for class 11 students. देखो, मैंने एक प्लान बनाया है कि भाई अगर आप लोगों का प्यार बना रहा, देखो भाई अगर मैं कोई वीडियो बना रही हूँ और वो आप लोगों तक पहुँच नहीं रही, आप उसका रिस्पॉन्स नहीं दे रहे, तो कोई फ़ायदा नहीं बनता वीडियो बनाने का, ये सुनो. बट अगर आपका प्यार बना रहता है, मैं मोटिवेटेड रहती हूँ, तो भाई हम कुछ कमाल कर जाएंगे. ठीक है, कमाल इन द सेंस हो सकता है हम क्लास 11th की अकाउंटेंसी फ्री ऑफ कॉस्ट ऑन यूट्यूब ले आए. ठीक है, जो बेसिक नॉलेज होती है वो पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट ऑन यूट्यूब लेकर आ जाए. ठीक है, ओके. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ. माई नेम इज़ मान्या जैन. ओके, सो भाई जब हमें पढ़ाया गया तब कुछ दिक्कतें आई यार. जब हमें पढ़ाया गया ना तो काफ़ी चीज़ें मिसिंग थी. मिसिंग इन द सेंस हमें बताई नहीं गई, और कहीं ना कहीं उन मिसिंग चीज़ों की वजह से वो हम 100 का टारगेट अचीव नहीं कर पाए. सो भाई इस वीडियो में, यानी कि इस वीडियो में या आने वाली वीडियोस में, आई विल ट्राई टू कवर ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट. ठीक है, एंड जैसे कि आप क्लास 11th में हैं, ठीक है, तो आपको क्लास 11th बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, तब आप क्लास 12 बहुत ईजिली पार कर जाएंगे. एंड जब आपने 11th और 12th बहुत अच्छे से ग्रैब कर लिया, देन यू आर द किंग एंड द क्वीन ऑफ अकाउंटेंसी सब्जेक्ट. ओके, ठीक है. तो 11th क्लास आज हम स्टार्ट करने वाले हैं. भाई CBSE वाले बच्चे, ISC वाले बच्चे दोनों ले सकते हैं. ठीक है, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं विद बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स. आपको कुछ बेसिक टर्म्स यहाँ पर इस वीडियो में मिलेंगे, इस वीडियो में एंड कमिंग नेक्स्ट वीडियो में आपको कुछ बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स डिस्कस किए जाएंगे. एंड इन टर्म्स के अमंग पूरी अकाउंटेंसी आपकी रिवॉल्व करती है, यानी कि ये टर्म्स आपको बार बार मिलेंगे. एंड अगर आपने इन वर्ड्स को, इन टर्म्स को अच्छे से नहीं समझा तो भाई हो सकती है दिक्कत. ठीक है, सो टुडे दैट इज़ द क्लास नंबर 1 ऑफ द बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स. मतलब सबसे पहली क्लास आई एम स्टार्टिंग यार. ओके, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं विद द बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स. सो भाई कुछ टर्म्स पढ़ते हैं जिससे कि आपकी नॉलेज गेन हो सके, बिकॉज ये टर्म्स रिवॉल्व करते रहते हैं. सो द फर्स्ट टर्म ऑफ द क्लास नंबर 1 इज डेटर. भाई डेटर क्या होता है? इन वेरी शॉर्ट एंड सिंपल वर्ड्स आप डेटर को समझ के चलिए. कस्टमर. डेटर का मतलब होता है कस्टमर, यानी कि आप दो चीज मान के चलेंगे. ठीक है, ये है आपका बिजनेस, ठीक, और यहां पर मान के चलिए है आपके कस्टमर्स. तो भाई आपने क्या करा, मतलब बिजनेस ने क्या किया, कुछ बेचा. किसको? भाई बेचेगा किसको? कस्टमर्स को बेचा जाएगा. ये सुनो, तो भाई अगर मैं आपसे बोलूं कि कस्टमर्स कौन होते हैं, आप बोलोगे कस्टमर्स वो लोग होते हैं जो कि कुछ खरीदते हैं. ठीक, तो यहां पर मैंने यही लिखा है, डेटर्स आर द एंटिटीज और द पर्सन्स. ये वो एंटिटी है, ये वो पर्सन्स है हु ओ अमाउंट टू द एंटरप्राइज. एंटरप्राइज यानी कि ऑर्गेनाइजेशन वगैरह. ठीक है, ऑन अकाउंट ऑफ क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रेडिट सेल्स. देखो मैंने आपसे क्या बोला, मैंने आपसे बोला कि भाई बिजनेस कुछ बेचता है, बेचेगा किसको? कस्टमर्स को बेचेगा. ये सुनो, लेकिन कैसी सेल्स? आपको याद रखनी है, क्रेडिट सेल्स. क्रेडिट का मतलब उधार बेचा. ठीक है, तो यहां से आपको एक बात क्लियर हो गई कि भाई कस्टमर का नाम होता है डेटर. तो भाई यहां से आपको ये बात क्लियर हो गई, चाहे आप कस्टमर बोले, डेटर बोले, बात एक ही है. सो भाई कस्टमर और डेटर कौन होता है? कस्टमर या डेटर वो बंदा होता है जो कि गुड्स को बाई करता है ऑन क्रेडिट, उधार पे गुड्स बाई करता है. ठीक है, चलिए जैसे कि गुड्स सोल्ड टू राम ऑन क्रेडिट. भाई बिजनेस ने क्या करा, गुड्स बेच दिए राम को, और वो भी कैसे? क्रेडिट पे. तो राम इज व्हाट? राम इज अ डेटर.
सो आई थिंक पहला अकाउंटिंग टर्म आपको क्लियर हो गया। चलिए, नाउ सेकेंड टर्म इज हु इज अ क्रेडिटर। Creditor are the entities or the persons to whom the enterprise owes an amount। यहां पर ऊपर क्या लिखा था, यहां पर क्या था, डेटर्स वो लोग हैं who owe the amount to the enterprise। यानी कि यहां पर कस्टमर्स पैसा देंगे टू दी एंटरप्राइज। बट भाई सप्लायर्स क्या है, यानी कि क्रेडिटर्स क्या है, बट भाई क्रेडिटर्स क्या है। क्रेडिटर्स को आप सिंपली बोल सकते हैं सप्लायर्स। हाँ जी, क्रेडिटर्स को आप क्या बोल सकते हैं, आप बोल सकते हैं सप्लायर्स। ठीक है, मान के चलिए वही एग्जांपल हम लेते हैं, यहां पर भी बिजनेस है आपका एंड आपके सप्लायर्स हैं। सप्लायर्स क्या करेंगे, सप्लायर्स सप्लाई करेंगे और बिजनेस सप्लाई करेंगे, क्या गुड्स सप्लाई करेंगे। ठीक है, और बिजनेस उन गुड्स को खरीद लेगा। ये सुनो, ठीक है भैया, खरीद लेगा। सो भाई यहां पर जो परचेज हो रही है बाय द बिजनेस, ये भी हमें क्रेडिट परचेज लेनी है। आया समझ। और बिजनेस क्या करेगा, उन गुड्स के लिए ही विल पे टू द सप्लायर। ठीक है, डेटर्स के केस में क्या था, डेटर्स के केस में था कि भैया कस्टमर पैसा पे करेगा टू द बिजनेस, एंड बेटा सप्लायर्स के केस में क्या है, यहां पर बिजनेस पैसा पे करेगा टू द सप्लायर्स। तो यही लिखा है, द एंटिटीज क्रेडिटर्स आर द एंटिटीज और पर्संस टू हुम द एंटरप्राइज यानी कि बिजनेस विल पे एन अमाउंट ऑन अकाउंट ऑफ क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। क्योंकि भाई बिजनेस ने क्रेडिट परचेज किया है गुड्स एंड सर्विसेज का। गुड्स परचेज फ्रॉम राम ऑन क्रेडिट, तो भाई इस जगह राम हमारा कौन बन गया, ही इज अ सप्लायर, दैट मीन्स क्रेडिटर। एक बात ध्यान रखिएगा, डेटर वर्ड इज यूज फॉर क्रेडिट सेल एंड क्रेडिटर वर्ड इज यूज फॉर क्रेडिट परचेज। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अब परचेजेस का मतलब क्या होता है, द टर्म परचेजेस मीन्स परचेज ऑफ गुड्स फॉर रीसेल, यानी कि वही बात भाई, आपका बिजनेस है, ठीक है, बिजनेस गुड्स को परचेज करेगा ताकि वो आगे बेच सके। ठीक, चलिए वेरी गुड। देखो जो आपकी परचेजेस है वो दो तरीके की हो सकती है, एक हो सकती है कैश परचेजेस एंड एक हो सकती है आपकी क्रेडिट परचेजेस। तो भाई कैश परचेज और क्रेडिट परचेजेस क्या होता है, कैश परचेज यानी कि आपने गुड्स लिए और एक हाथ पे पैसा दे दिया, एंड क्रेडिट परचेज क्या है, क्रेडिट परचेज यानी कि आपने गुड्स लिए ऑन क्रेडिट, यानी कि अभी आपने पैसा नहीं दिया है, आगे आने वाले समय में आप पैसा देने वाले हैं बट अभी नहीं दिया है। और आप लोग मुझे बताइए परचेज दो तरीके की है, एक कैश परचेज और एक क्रेडिट परचेज। तो क्रेडिटर वर्ड हम किसके लिए यूज करेंगे, कैश परचेज के लिए या क्रेडिट परचेज के लिए? ऑब्वियस सी बात है क्रेडिट परचेज के लिए, क्योंकि क्रेडिट परचेज के लिए हम वर्ड यूज करते हैं क्रेडिटर्स। आया समझ या नहीं? ठीक है, बिजनेस ने कुछ परचेज कर लिया, हो सकता है जो बिजनेस ने गुड्स परचेज करे हैं उसमें से कुछ सामान बेकार हो, हमारे काम का ना हो, हमारे बिजनेस के काम का ना हो, तो भाई वो गुड्स हम रिटर्न कर सकते हैं और इसी को हम बोलते हैं परचेज रिटर्न। गुड्स परचेज्ड मे बी रिटर्न ड्यू टू एनी रीजन से दे आर नॉट एज पर स्पेसिफिकेशन, हमारे हिसाब से, जैसे हमने बोला था भाई ऐसे ऐसे गुड्स चाहिए, वैसे वैसे गुड्स नहीं मिले, ठीक है, या तो वो गुड्स थे हमारे डिफेक्टिव। अंडरस्टूड? एक बात ध्यान रखिएगा, परचेज रिटर्न यानी कि हमने जो परचेज करा था उसमें से कुछ हमने वापस कर दिया, इसको हम बोलते हैं रिटर्न आउटवर्ड। इसको हम रिटर्न आउटवर्ड के नाम से भी जानते हैं। यानी कि रिटर्न आउटवर्ड का मतलब क्या है, भाई कुछ परचेज करा और बाहर की तरफ चला गया, मतलब हमने परचेज रिटर्न कर दिया, जो हमने परचेज किया था वो रिटर्न कर दिया, दैट मीन्स रिटर्न आउटवर्ड। ठीक है, सो परचेज रिटर्न इज ऑल्सो कॉल्ड एज रिटर्न आउटवर्ड। चलिए आइए, बहुत प्यार से तसल्ली से हम खत्म करेंगे इसे। ठीक है, सेल्स का मतलब क्या है, भाई ये बिजनेस कुछ सेल कर रहा है, दैट इज सेल्स। ये सुनो, सो सेल्स मीन्स सेलिंग ऑफ गुड्स बाय एन एंटरप्राइज, बिजनेस कुछ सेल कर दे रहा है। सेल भी दो तरीके की हो सकती है,
फर्स्ट इज योर कैश सेल्स एंड सेकेंड इज योर क्रेडिट सेल्स। ठीक है, ठीक है, ओके। कैश सेल्स क्या होता है? आपने बेचा और एक हाथ पे पैसा लिया, बिजनेस ने बेचा और एक हाथ पे पैसा लिया। नाउ व्हाट इज क्रेडिट सेल्स? आपने बेचा लेकिन अभी आपको पैसा नहीं मिला, तो डेटर्स वर्ड किसके लिए यूज होगा? क्रेडिट सेल्स के लिए। यस और नो? ठीक है। अब भैया हमने बेचा तो भाई कुछ ऐसा भी तो हो सकता है कि भाई उस बंदे को वो पसंद नहीं आया तो वो रिटर्न कर सकता है। हमने बेचा और उसमें से कुछ गुड्स वापस आ रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज सेल्स रिटर्न। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? सेल्स रिटर्न। हमने कुछ बेचा, कुछ वापस आया, यानी कि रिटर्न इनवर्ड्स हमारे वापस हमारे पास ही आ गया, दैट इज नोन एज व्हाट? रिटर्न इनवर्ड। दैट मीन्स गुड सोल्ड। गुड सोल्ड व्हेन रिटर्न्ड बाय द परचेजर। ही इज द परचेजर, आई एम अ सेलर। मैंने बेचा तो मैं सेलर हूं, वो परचेजर है और उसको पसंद नहीं आए तो वो गुड्स वापस दे रहा है। ये सुनो, सो यही लिखा है, गुड्स व्हेन रिटर्न्ड बाय द परचेजर आर टर्म्ड एज सेल्स रिटर्न और रिटर्न इनवर्ड्स। आया समझ या नहीं? ठीक है। सो भाई हमने क्या कंप्लीट कर लिया? हमने डेटर्स कंप्लीट कर लिया, हमने क्रेडिटर्स कंप्लीट कर लिया एंड हमने परचेज रिटर्न सेल्स रिटर्न कंप्लीट कर लिया है। ओके फाइन, ठीक है। ओके, अब यहां पर हम स्टार्ट करने वाले हैं असेट्स। देखो बात ध्यान से सुनिएगा, असेट्स एंड लायबिलिटीज ये काफ़ी ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है। ठीक है, जो आपको धीरे धीरे वक्त के साथ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा, बट जितनी नॉलेज आपको अभी ज़रूरत है, मैक्सिमम नॉलेज आई एम ट्राइंग टू कवर इट हियर। ठीक है, चलिए। सो भाई असेट्स क्या होता है? देखो हम एक बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं। असेट्स का मतलब क्या है? असेट्स का मतलब कोई भी ऐसी चीज जिससे कि आपको इन फ्यूचर कैश मिलने वाला है, पैसा मिलने वाला है, बेनिफिट होने वाला है, उसे हम असेट्स बोलते हैं। असेट्स को अगर मैं क्लासिफाई करूं देन आई कैन क्लासिफाई इट इनटू टू पार्ट्स, टू टाइप्स। फर्स्ट इज योर फिक्स असेट्स। ध्यान से तसल्ली से सुनते जाइए, अगर आपको 20% भी समझ में आ रहा है तो आप भैया बहुत अच्छा कर जाओगे। ठीक है, फिक्स असेट्स या आप इसे नॉन करंट असेट्स भी बुला सकते हैं। ठीक है, और एक होते हैं आपके करंट असेट्स। ठीक है, ओके। फिक्स असेट्स में आपके आते हैं, ध्यान से सुनो, तसल्ली से सुनो। ठीक है, टेंजिबल असेट्स, अभी सब चीज हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे। टेंजिबल असेट्स, इंटेंजिबल असेट, ठीक है। करंट असेट्स में लिक्विड असेट्स आते हैं, लिक्विड असेट्स। ओके, ठीक है। और हम एक और असेट डिस्कस करेंगे जिसको हम बोलते हैं फिक्टिशियस असेट। सो दीज आर ऑल द टाइप ऑफ असेट्स दैट वी विल बी डिस्कसिंग। ओके, सो असेट्स का मतलब क्या है भाई? वो कोई भी ऐसी चीज, हाँ, असेट्स का मतलब क्या है? वो कोई भी ऐसी चीज जिससे कि आपको आगे चल के कैश या कैश बेनिफिट मिलने वाला है, उसे हम असेट्स बोलते हैं। असेट्स को यहाँ पर दो क्लासेस में क्लासिफाई करा गया है, दैट आर नॉन करंट असेट्स एंड करंट असेट्स। ठीक है, तो भाई नॉन करंट असेट्स क्या होते हैं? नॉन करंट असेट्स वो असेट्स होते हैं जो कि बेचने के लिए नहीं है, यानी कि जैसे कि बिजनेस के पास लैंड है, बिल्डिंग है, ये सुनो, मशीनरी है, ठीक, गुडविल है। भाई गुडविल क्या होता है? आई विल टॉक इट अबाउट। ठीक, तो ये है आपके कुछ एग्जाम्पल फिक्स असेट्स के। तो फिक्स असेट्स कौन से असेट्स हैं भाई? वो असेट्स जो कि बेचने के लिए नहीं है, जमीन बेचने के लिए नहीं है, हम उसका इस्तेमाल करेंगे अपने बिजनेस में। मशीन्स बेचने के लिए नहीं है, मशीन्स को हम इस्तेमाल करेंगे गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, चलिए इतना आपने समझ लिया। करंट असेट्स क्या है?
करंट एसेट्स वो एसेट्स हैं जिससे कि आपको कैश बहुत जल्दी मिल जाएगा। जैसे कि आपका स्टॉक हुआ। स्टॉक क्या है भाई? कुछ गुड्स हैं आपके, ठीक है, वो आप गुड्स बेचेंगे तो आपका कैश आ जाएगा, ठीक है। सो यानी कि नॉन करंट एसेट्स वो एसेट होते हैं जो कि बेचने के लिए नहीं है, एंड करंट एसेट्स आपकी वो एसेट्स हैं जिसको आप बेचते हैं एंड कैश बहुत जल्दी जनरेट कर पाते हैं, ठीक है भैया। सो नॉन करंट एसेट्स को हम फिक्स एसेट्स भी बोलते हैं। यहाँ पर आपके दो टाइप ऑफ एसेट्स कवर्ड है, टेंजिबल एसेट एंड इनटेंजिबल एसेट। ध्यान से सुनना, टेंजिबल और इनटेंजिबल एसेट क्या है, बहुत सिंपल है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। टेंजिबल एसेट वो एसेट होते हैं जिसको आप छू सकते हैं या देख सकते हैं, हाँ जी, जिसको आप छू सकते हैं एंड देख सकते हैं। जैसे कि आपका लैंड, हाँ जी, जैसे कि आपका लैंड, बिल्डिंग। अरे भाई लैंड बिल्डिंग को आप छू सकते हो ना, हाँ, जमीन को छू सकते हैं, बिल्डिंग को भी छू सकते हैं, ठीक है। क्या आप देख सकते हो अपने आंखों से? बिल्कुल देख सकते हैं। लेकिन इनटेंजिबल एसेट वो एसेट होते हैं जिसको आप ना देख सकते हैं ना छू सकते हैं। मैं पूरा ब्रीफली आपको पढ़ाने वाली हूँ, लेकिन आप इन शॉर्ट समझिए पहले। इनटेंजिबल एसेट वो एसेट है जिसको ना आप देख सकते हैं ना छू सकते हैं। एग्जाम्पल इज गुडविल। गुडविल क्या होता है? आप सबसे पहली बार ध्यान से सुनिएगा, व्हाट इज गुडविल? गुडविल मीन्स द गुड नेम और द रेपुटेशन दैट इज बीन अर्न्ड बाय द बिजनेस। यानी कि जो अच्छा नाम, अच्छी पहचान बिजनेस ने कमाई है, दैट इज टर्म्ड एज गुडविल, उसे हम गुडविल बोलते हैं। तो क्या आप अच्छी पहचान को, अच्छे नाम को छू सकते हो? नहीं छू सकते यार, ठीक है। क्या आप उसे देख सकते हो? नहीं, देख नहीं सकते। तो वो क्या है? इनटेंजिबल एसेट है, ठीक है, ओके। लिक्विड एसेट क्या होता है? चलो इस टॉपिक में मैं अभी आती हूँ, नीचे मैं आपको दिखा दूँ ब्रीफली। ये आप चार्ट बनाना चाहें बना सकते हैं। चलिए, सो व्हाट आर असेट्स? Assets are the property or legal rights owned by the entity which enable them to get cash or benefit in future is an asset। तो asset क्या है भाई? कोई भी चीज जिससे कि आपको आगे कैश मिलने वाला है या बेनिफिट मिलने वाला है। मनी ओन्ड बाय डेटर्स, जैसे कि डेटर से आपको क्या मिलेगा? कैश मिलेगा। डेटर कौन है? कस्टमर है, कस्टमर से आपको कैश मिलेगा। भाई अगर आपको 20% भी बातें समझ में आ रही हैं, दैट्स वेरी वेल एंड सफिशिएंट। धीरे 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 हम बेसिक को ऊपर लेकर जाएंगे, ठीक है। स्टॉक ऑफ गुड्स, भाई जो सामान है आप उसे बेचोगे, कैश जनरेट होगा, तो भाई असेट है। कैश तो पहले से असेट है। फर्नीचर, फर्नीचर क्या असेट है? हाँ है। ये बेचने के लिए नहीं है, लेकिन यार आगे फायदा तो देगा ना, ठीक है। मशीन्स, मशीन्स बेचने के लिए नहीं है, लेकिन भाई वो बेनिफिट तो देगा ना, उसके थ्रू हम गुड्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। सो प्लांट्स, बिल्डिंग्स, गुडविल, पेटेंट्स, कॉपीराइट, दीज ऑल आर द असेट्स। भाई पेटेंट्स क्या होता है, कॉपीराइट्स क्या होता है, ये हम आगे आगे बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे, ठीक है। 20% भी समझ में आ रहा है, दैट इज वेरी वेल एंड सफिशिएंट, ठीक। अब मैंने बताया था कि भाई असेट्स, फिक्स असेट्स एंड करंट असेट्स होते हैं। तो फिक्स असेट्स या आप बोल सकते हैं इसे नॉन करंट असेट्स। तो भाई नॉन करंट असेट्स कौन से होते हैं? मैंने बताया भाई नॉन करंट एसेट वो एसेट जो कि बेचने के लिए नहीं है, सो वही लिखा है मैंने। फिक्स असेट्स आर दोज असेट्स, या नॉन करंट असेट्स आर दोज असेट्स विच आर परचेज बाय एन एंटरप्राइज, यानी कि बिजनेस ने परचेज करे लेकिन आगे सेल नहीं करेगा, ठीक है। नॉट फॉर सेल, लेकिन किसके लिए? बट फॉर द पर्पस ऑफ इंक्रीजिंग अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस। जैसे कि भैया मशीन्स है, ठीक है, बिजनेस ने मशीन को परचेज करा, उसे बेचने के लिए नहीं, उससे अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए। क्योंकि अर्निंग कैपेसिटी कैसे बढ़ेगी? हाँ जी, अर्निंग कैपेसिटी कैसे बढ़ेगी? उस मशीन के द्वारा और गुड्स प्रोड्यूस होंगे, ठीक है, ओके। सो भाई ये है एग्जांपल फिक्स असेट्स के। आप बस इतना मतलब समझ के चलिए कि भाई फिक्स असेट्स क्या होता है, ठीक है। ये एग्जांपल्स धीरे धीरे बेटा आपका बेसिक बहुत स्ट्रांग होगा। 20% समझ में आ रहा है, मैं बार बार वही बात बोल रही हूँ कि भाई 20% समझ में आ रहा है, इट्स वेरी वेल एंड सफिशिएंट। फिक्स असेट्स आर क्लासिफाइड एज टेंजिबल असेट एंड इनटेंजिबल असेट। टेंजिबल असेट क्या है भाई? जिसको आप देख सकते हैं, छू सकते हैं। सो टेंजिबल असेट्स आर दोज असेट्स विच आर द फिजिकल एग्जिस्टेंस, फिजिकली है, मौजूद है, ठीक है, दैट कैन बी सीन एंड टच्ड।
Intangible asset are those which do not have any physical existence, that is cannot be seen or cannot be touched. Intangible को ना आप छू सकते हो ना देख सकते हो. चलिए, क्या आप लोग मुझे टेंजिबल असेट यानी कि जिस चीज़ को आप छू सकते हैं एंड देख सकते हैं उसका एग्जाम्पल बताओगे क्या? बताइए भाई, क्या एग्जाम्पल है? लैंड है भाई, इसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं और ये हमारा असेट भी है. असेट कोई भी ऐसी चीज़ जैसे कि कैश या आगे बेनिफिट मिलने वाला है. ठीक है, आपका फर्नीचर हो गया. ओके, ऐसी काफ़ी चीज़ें हो गई, बिल्डिंग्स हो गए. ठीक, इंटेंजिबल असेट ना आप देख सकते ना छू सकते हैं. गुडविल, अच्छे नाम अच्छी पहचान को क्या आप छू सकते हैं? बिल्कुल नहीं छू सकते. आपकी कॉपीराइट्स हुई भाई, कॉपीराइट क्या होता है इतना आप गूगल सर्च करके मुझे कमेंट बॉक्स में इतना तो आंसर दीजिए. ठीक है, ठीक, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि ये इंटेंजिबल क्यों है. ठीक, वरना कमिंग वीडियोस में आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग. चलिए, असेट्स के दो पार्ट होते थे. नॉन करेंट असेट वो हमने डिस्कस कर लिया. अब करंट असेट्स क्या है? करंट असेट्स मैंने बताया, करंट असेट्स वो असेट्स जिसको हम परचेज कर लेते हैं फॉर सेल. सो करंट असेट्स आर दो, या हम बोल सकते हैं करंट असेट्स वो असेट्स जिससे कि कैश बहुत जल्दी आ जाता है. करंट असेट्स आर दोस असेट्स ऑफ अ बिजनेस विच आर हेल्ड फॉर शॉर्ट टर्म. भाई करंट है, करंट का मतलब तो छोटे समय के लिए है. ठीक है, ओके. फिक्स्ड है मतलब फिक्स्ड यानी कि लॉन्ग टर्म के लिए है. सो करंट असेट्स आर दोस असेट्स ऑफ अ बिजनेस विच आर हेल्ड फॉर शॉर्ट टर्म विद अ पर्पस टू सेल, कि भाई उन्हें हम बेच सकें या उन्हें जल्दी से कैश में कन्वर्ट कर सकें. ठीक है, सो अनसोल्ड गुड्स, कुछ माल हमारा पड़ा हुआ है तो अब उसको हम बेच के पैसा कमा सकते हैं. डेटर्स, कस्टमर से पैसा जल्दी आ जाएगा. बिल रिसीवेबल क्या होता है? कल की वीडियो में वी विल डिस्कस इट. ठीक है, फिर आप समझ लीजिएगा ये करंट असेट क्यों है. ठीक है, आपको अपने आप चीज़ें समझ में आएंगी. बैंक बैलेंस, बैंक में से जाओ और कैश विड्रॉ कर लो. ठीक है, बहुत जल्दी आपका कैश मिल जाएगा आपको. चलिए, एक और असेट होते हैं फिक्टिशियस असेट. देखो बेटा, यहाँ पर वर्ड लिखा है फिक्टिशियस. फिक्टिशियस का मतलब होता है फेक असेट्स. बस अभी के लिए बच्चों ये समझ के चलिए, फिक्टिशियस असेट्स का मतलब है फेक असेट्स, यानी कि असली में असेट्स नहीं है लेकिन बिजनेस को ये असेट्स मानना पड़ता है. सो भाई, फिक्टिशियस असेट्स आर क्रिएटेड बाय अकाउंटिंग एंटिटी एंड इंक्लूडेड अंडर असेट इन द बैलेंस शीट. सो दे आर क्रिएटेड एज एन असेट और इसे हमें असेट में लिखना पड़ता है. असल में असेट नहीं होते, याद रखिएगा, असल में ये असेट नहीं होते लेकिन कुछ वजह से, कुछ रीजंस की वजह से इन्हें असेट्स कंसिडर करा जाता है. ठीक है, इन द बैलेंस शीट. बैलेंस शीट क्या होता है मैं आपको थोड़ी सी नॉलेज दूं. ठीक है, अगर आपको 20% भी समझ में आ रहा है दैट इज वेरी गुड. बैलेंस शीट बेटा एक शीट बनती है, ठीक है ना, जिसको हमें बैलेंस करना पड़ता है. थोड़ा रफ फॉर्मेट लेट मी टेल यू. लायबिलिटीज लिखी जाती हैं. देखो, असेट्स क्या होता है, देखो दो पहलू होते हैं. ठीक है, एक सबसे पहला पहलू है असेट्स. असेट्स वो चीज़ जिससे कि आपको बेनिफिट मिलने वाला है या कैश मिलने वाला है इन फ्यूचर. लायबिलिटीज़ क्या है भाई, हमने फ़ायदे की बात कर ली. लायबिलिटीज़ क्या है? बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑब्लिगेशंस. ठीक है, अभी आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी. लायबिलिटीज़ उसका अमाउंट लिखते हैं यहाँ पर, असेट्स उसका हम यहाँ पर भी अमाउंट लिखते हैं. ठीक है, सो ये कुछ बैलेंस शीट इस तरीके से होती है जिसका नीचे करके बैलेंस जो है वो इक्वल आता है. ठीक, बस आप इतना समझिए. तो फिक्टिशियस असेट रियल असेट नहीं होते लेकिन असेट्स की हेडिंग के अंदर हमें दिखाना पड़ता है. सो हियर वी शो इट एज फिक्टिशियस असेट और यहाँ पर हम अमाउंट लिख देते हैं. ठीक है, अगर ये बात नहीं समझ में आए आप इग्नोर कर सकते हैं अभी के लिए. ठीक, fictitious assets do not have physical existence and do not have value. ठीक है, इस पॉइंट को मैं अभी डिस्कस करूँगी. उससे पहले हमने डेटर डिस्कस कर लिया, क्रेडिटर डिस्कस कर लिया, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न डिस्कस कर लिया. अगर मैं असेट्स की बात करूँ, ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा सा मैं कंक्लूड करने की कोशिश करूँगी इसे. ध्यान से सुनिएगा. असेट्स क्या है? वो चीज़ जिसको आप कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं या आगे आपको इसका बेनिफिट मिलने वाला है. नॉन करेंट एसेट्स एंड करंट एसेट्स होते हैं. नॉन करेंट एसेट्स वो असेट है जो कि
आप यानी कि बिजनेस परचेस करता है, नॉट फॉर सेल बट फॉर यूज। ओके, करंट असेट्स आर फॉर सेल एंड टू कन्वर्ट दैम इजिली इनटू कैश। ठीक, फिक्स असेट्स या नॉन करंट असेट को दो क्लासेस में क्लासिफाई करा, टेंजिबल और इंटेंजिबल। टेंजिबल वो जिसको आप देख सकते हैं, छू सकते हैं। इंटेंजिबल वो जिसको ना आप छू सकते हैं ना देख सकते हैं। ठीक है, तो असेट्स की कैटेगरी में आपका लैंड आ गया, बिल्डिंग आ गया, ध्यान से सुनिएगा, लैंड आ गया, बिल्डिंग आ गया, ठीक है, कैश आ गया, डेटर्स आ गए, ठीक है, गुडविल आ गया आपका, स्टॉक आ गया। स्टॉक बेचने से आपको पैसा मिलेगा ना, तो ये असेट है आपका। ठीक है, तो भाई ये मैंने असेट्स के एग्जाम्पल लिखे हैं। ठीक, अब आप मुझे बताइए इसमें से फिक्स असेट कौन से हैं? इनमें से आपकी फिक्स असेट कौन से? आप बोलोगे लैंड है, क्योंकि बेचने के लिए तो होता नहीं है। बिल्डिंग है, बेचने के लिए नहीं होता। कैश, भैया पैसा तो आएगा, है ना, डेटर से पैसा आएगा, ये भी नहीं है। फिक्स असेट्स गुडविल है, ये भी बेचने के लिए नहीं है। भाई आप रेपुटेशन को बेचोगे नहीं, ठीक है ना, बहुत रेयरली केसेस में बेची जाती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे फिक्स असेट्स। फिक्स असेट्स कौन से हो गए? लैंड लिखा, बिल्डिंग लिखा और गुडविल। ठीक है, इस एग्जाम्पल के हिसाब से लैंड, बिल्डिंग और गुडविल हुआ। ठीक, करंट कौन से हो गए आपके? एक कैश हुआ, डेटर हुआ, क्योंकि भाई बहुत जल्दी पैसा आने वाला है इनसे। स्टॉक हुआ, सो यहां पर आप क्या करें, कैश, डेटर्स और स्टॉक। ठीक, चलिए हमने फिक्स असेट्स में ये तीन कैटेगरी बना ली। अब आप बताइए टेंजिबल कौन से इन तीनों में से? आप बोलोगे जिसे छू सकते देख सकते हैं, दैट इज लैंड एंड बिल्डिंग। इंटेंजिबल जिसे नहीं देख सकते, दैट इज गुडविल। ठीक है, करंट असेट्स में आपके आ जाते हैं लिक्विड असेट। करंट असेट में आपका एक पार्ट है लिक्विड असेट का। ठीक है, लिक्विड असेट कौन से होते हैं? ध्यान से सुनिएगा बेटा, लिक्विड असेट कौन से होते हैं? लिक्विड असेट कौन से होते हैं? लिक्विड असेट वो असेट होते हैं जो कि बहुत जल्दी कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे कि बेटा देखो, ध्यान से समझना, इस डिफरेंस को आप समझने की कोशिश कीजिए। करंट असेट्स ये रहे आपके, ठीक है, जो कि पैसे में कन्वर्ट हो जाते हैं मिनिमम विद इन 1 ईयर। लेकिन अभी आपके बिजनेस को अभी ज़रूरत है पैसे की, तो इसमें से बताइए कौन सा जल्दी से आपका कैश में कन्वर्ट होगा? भैया कैश ही खुद कन्वर्ट हो सकता है। मान के चलिए यहाँ पर बैंक होता, तो बैंक में जाके आप बहुत जल्दी पैसा ले सकते हैं। ये सुनो, ठीक है, लिक्विड असेट में आपके स्टॉक और डेटर नहीं आएंगे। क्यों? देखो भाई, नहीं आएंगे क्यों? क्योंकि स्टॉक यानी कि आपकी जो इन्वेंट्री है वो जब आप बेचोगे तब पैसा आएगा, उसमें समय लग जाएगा। ठीक है, डेटर्स आपने उधार बेच दिया है और कब पैसा आने वाला है वो आपको स्पेसिफाइड नहीं है, तो भाई ये लिक्विड एसेट में नहीं आएंगे। ठीक है, यानी कि लिक्विड एसेट बिल्कुल पानी की तरह होते हैं, बिल्कुल पैसे की तरीके में होते हैं। ठीक है, तो करंट एसेट और लिक्विड एसेट में फ़र्क क्या है? करंट एसेट लिक्विड एसेट में ये फ़र्क है कि करंट एसेट विद इन 1 ईयर चेंज हो सकते हैं, लेकिन लिक्विड एसेट क्या है? कुछ पार्ट आप हटा दो और जो बहुत जल्दी कैश में कन्वर्ट हो जाए वो लिक्विड एसेट है। ठीक है, ओके, वेरी गुड। एक हमने एक्स्ट्रा पढ़ा फिक्टिशियस असेट। फिक्टिशियस असेट असली में असेट नहीं होते हैं, लेकिन उन्हें कुछ रीजंस की वजह से दिखाना पड़ता है। एंड व्हाट आर दीज रीजंस? वी विल डेफिनेटली स्टडी अबाउट। ओके, इस पॉइंट को, ठीक है, मैं कल डिस्कस करूंगी। मैं थोड़ा सा आपको बस इतना समझे, फिक्टिशियस मीन्स फेक असेट्स, इसके बारे में हम कल चर्चा करेंगे। ठीक है, जल्दी से लायबिलिटीज समझिएगा। लायबिलिटीज इन शॉर्ट एंड सिंपल वर्ड्स अगर मैं आपसे बोलूं, लायबिलिटीज का मतलब होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बिजनेस टूवर्ड्स अदर्स। मतलब जो बिजनेस की जिम्मेदारी है दूसरे लोगों के प्रति, दूसरे लोगों के प्रति जो जिम्मेदारी है उसे हम बोलते हैं लायबिलिटीज। हो सकता है हमने किसी से कुछ उधार माल परचेज किया, तो भाई पैसे तो देने पड़ेंगे, तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी की हमें पैसे देने हैं। हमने किसी से लोन लिया, मतलब हमारे बिजनेस ने किसी से लोन लिया, तो भाई लोन का पैसा तो वापस करना पड़ेगा, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, सो लायबिलिटीज मीन्स द अमाउंट विच द एंटरप्राइज ओज ईदर टू द आउटसाइडर्स और द प्रोप्राइटर्स। सो लायबिलिटीज का मतलब क्या है? भाई वो अमाउंट जो कि रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका पे करना, इन वेरी सिंपल वर्ड्स। इतना समझिए अभी के लिए।
लाइबिलिटीज जो है यानी कि जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो आपकी ऑब्लिगेशन है, वो आउटसाइडर्स के लिए भी हो सकती है और प्रोपराइटर्स के लिए भी हो सकती है। नाउ व्हाट इज मेंट बाय प्रोपराइटर्स? प्रोपराइटर्स का मतलब आप समझिए, देखो बेटा ये है आपका बिजनेस, ठीक है, ये आपका बिजनेस है, इसमें आप मालिक हैं, तो आपको बोला गया है प्रोपराइटर। बहुत सिंपल वर्ड में आप हो प्रोपराइटर, ठीक है। अब एक बात ध्यान रखिए, अकाउंटेंसी सब्जेक्ट में यानी कि इस अकाउंट्स के सब्जेक्ट में बिजनेस अलग है और बिजनेस में काम करने वाला यानी कि प्रोपराइटर अलग है। ये अलग माना जाता है। क्यों माना जाता है मैं आपको बिल्कुल ये डिस्कस करूंगी क्यों माना जाता है, ठीक है। कमिंग वीडियोस में बेटा 3 4 5 6 वीडियोस हैं आपकी, जिससे कि आपको बेसिक स्ट्रॉन्ग करना है। बस अभी के लिए आप इतना समझिए कि अकाउंट्स में बिजनेस को और प्रोपराइटर को अलग अलग माना जाता है। तो लायबिलिटी जो है बिजनेस की, हाँ जी, जो लायबिलिटी है बिजनेस की वो अंदर लोगों के प्रति भी होती है यानी कि प्रोपराइटर के प्रति भी होती है और बाहर लोगों के लिए भी होती है, ठीक है। अब कैसे अंदर के लिए समझिएगा, ध्यान से समझने की कोशिश करो इसे बच्चों जल्दी से। मैंने बोला कि भाई जो बिजनेस है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसकी ऑब्लिगेशन, उसकी लायबिलिटी इनसाइडर्स के लिए भी होती है। इनसाइडर्स का एग्जांपल मैंने बताया आपको प्रोपराइटर, ठीक है, और आउटसाइडर्स के प्रति भी होती है। आउटसाइडर्स मतलब बाहर वाले लोग, बाहर से हमने कहीं लोन ले लिया, ठीक है, सो वो कहलाते हैं हम आउटसाइडर्स, ठीक है, उसे कहते हैं हम आउटसाइडर्स। इनसाइडर्स मतलब प्रोपराइटर की तरफ कैसे, ये स्पेलिंग थोड़ी गलत है, ठीक है, प्रोपराइटर के प्रति कैसे। देखो भाई मेरा बिजनेस है, ठीक है, मैं एक प्रोपराइटर, मैंने कुछ पैसा लगाया, ध्यान से सुनिएगा, मेरा बिजनेस है, मैं एक प्रोपराइटर हूं, मैंने यहां पर कुछ पैसा लगाया जिसको हम बोलते हैं कैपिटल। यानी कि अपने बिजनेस में मैं पैसा लगाऊं, उस पैसे को बोलते हैं कैपिटल। ये आपके लिए एक नया वर्ड है, ठीक है। द अमाउंट दैट इज इंट्रोड्यूस्ड बाय द प्रोपराइटर इन हिज बिजनेस इज कॉल्ड एज कैपिटल, ठीक। इसको भी मैं लिखा है अलग से, ठीक है। सो भाई जो प्रोपराइटर है वो बिजनेस में पैसा लगा रहा है यानी कि कैपिटल लगा रहा है। तो भाई अगर आगे बिजनेस को कुछ भी उल्टा सीधा होता है, यानी कि उल्टा सीधा इन द सेंस कि भाई बिजनेस चलता नहीं है, तो भाई बिजनेस को वो पैसा प्रोपराइटर को वापस करना पड़ता है, यानी कि बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टुवर्ड्स प्रोपराइटर ऑल्सो। अभी के लिए बस आप इतना समझिए कि लायबिलिटीज का मतलब होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑब्लिगेशन, और ये ऑब्लिगेशन अंदर के लोगों के लिए भी हो सकती है, बाहर लोगों के लिए भी हो सकती है। सो भाई इंटरनल लायबिलिटी और एक्सटर्नल लायबिलिटीज के टाइप्स हैं। इंटरनल लायबिलिटीज आर द लायबिलिटीज ऑफ द एंटरप्राइज टुवर्ड्स ओनर्स और प्रोपराइटर्स, ठीक है, ओनर मालिक के प्रति है, जैसे कि कैपिटल का एग्जांपल। एक्सटर्नल लायबिलिटीज आर द लायबिलिटीज ऑफ द एंटरप्राइज टुवर्ड्स आउटसाइडर, बाहर लोगों के लिए है। क्रेडिटर्स, बाहर से हमने परचेज किया था तो भाई बाहर वाला पैसा देना पड़ेगा, ठीक है। लोन्स हो गए। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है, ध्यान से सुनिए, बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है, ठीक है। भाई बैंक में मेरे बैलेंस था, लेकिन उस लिमिट के ऊपर कुछ लिमिट तक अगर मैंने पैसा निकाल लिया, यानी कि एक तरीके से शॉर्ट टर्म लोन हो गया जिसको मुझे वापस करना है, दैट इज बैंक ओवरड्राफ्ट। अगर बैंक ओवरड्राफ्ट आपको नहीं समझ में आया, कल डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, या आगे आने वाली वीडियोस में डिस्कस कर लेंगे। बेटा मैंने आपको बताया 2 टाइप्स है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। एक और टाइप होता है आपका, दैट इज कंटिंजेंट लायबिलिटीज। कंटिंजेंट लायबिलिटीज यानी कि वो लायबिलिटीज पता नहीं चलती कि असल में है भी या नहीं, यानी कि अ लीगल केस ऑफ एंटरप्राइज फॉर कंपनसेशन। यानी कि क्या है इस एग्जांपल का मीन्स, मेरे बिजनेस के ऊपर यानी कि लीगल केस हो गया, अब वो केस मेरे फेवर में है तो मुझे कुछ पैसा नहीं पे करना पड़ेगा, लेकिन अगर वो केस मेरे फेवर में नहीं है यानी कि मुझे कंपनसेशन पे करना पड़ेगा, क्लेम पे करना पड़ेगा। यस और नो? सो कंटिंजेंट लायबिलिटीज आर दोज लायबिलिटीज ऑफ द एंटरप्राइज इन विच ऑब्लिगेशन टू पे डिपेंड्स ऑन हैपनिंग ऑफ फ्यूचर इवेंट्स। कि भाई आगे के इवेंट्स पे डिपेंडेंट है, हो भी सकता है कि ये लायबिलिटी हो और हो भी सकता है कि ये लायबिलिटी नहीं हो, ठीक है। सो ये है आपके पार्ट्स ऑफ लायबिलिटीज। चलिए कल हम और आगे बढ़ने वाले हैं। तो भाई हमने डेटर्स के बारे में पढ़ लिया, हमने क्रेडिटर्स के बारे में पढ़ लिया, परचेज रिटर्न्स, सेल्स रिटर्न, टाइप्स ऑफ परचेजेस, टाइप्स ऑफ सेल्स, ठीक है, ये पढ़ लिया। फिर हमने एक असेट्स का बहुत ब्रीफ डिटेल में पढ़ा
लाइबिलिटीज़ को हमने पढ़ लिया, असेट्स भाई कोई भी चीज़ जिससे कि आपको कैश या कैश बेनिफिट मिलने वाला है, लाइबिलिटीज़ कोई भी चीज़ जो कि भाई बिजनेस की ऑब्लिगेशन है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है पे करने की। सो भाई आप इतना रिवाइज करें एंड अप टिल देन थैंक यू सो मच।